मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको कृतिका का पार्ट 3 साना साना हाथ जोड़े पढ़ा रही हूँ। अभी तक मैंने आपको बताया था कि लेखिका सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक जाती हैं और उसके आगे उस राज्य के पहाड़ी स्थलों को घूमने के लिए निकल पड़ती हैं। उसके साथ वो लेखिका कहती हैं, अब हम सभी आगे बढ़ते बढ़ते सभी संगी साथियों ने कटाव पहुँचने का इरादा बना लिया था। जब उनके गाइड ने कहा और वहाँ के एक नवयुवक ने कहा था, नेपाली ने, कि आप यहाँ से आगे कटाव चले जाओ। कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है और वहाँ पे आपको बर्फ़ मिलेगी। तो आप वहाँ से हम कटाव की ओर निकल पड़ते हैं। वहाँ का रास्ता पहले से कहीं अधिक जोखिम भरा हुआ था। इसके अतिरिक्त ऊपर से धुंध और बारिश और अधिक कठिनाइयाँ उत्पन्न कर रही थी। जितेंद्र अपने अनुभव के आधार पर ही गाड़ी चला रहा था। उस मार्ग में केवल चेतावनी ही चेतावनियाँ लिखी थी, जैसे सावधानी से चलो, दुर्घटना से देरी भरी, सावधानी से मौत टली, इस प्रकार की चेतावनियाँ लिखी हुई थी। इसके अलावा कोई भी पशु पक्षी नजर नहीं आ रहा था। रास्ता एकदम सुनसान था। कटाव का लगभग आधा रास्ता तय करने के पश्चात आसमान से धुंध क्या हो जाती है, छट जाती है, धुंध थोड़ी हटने लगती है। जितेंद्र बड़े उत्साह से कहा कि कटाव की तुलना में स्विट्जरलैंड ना तो इतना सुंदर है और ना ही इतनी ऊंचाई पर है, जबकि कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ के ढके पहाड़ दिखाई लगने लगे थे। जैसे जैसे हम कटाव के नजदीक पहुंचते थे, हमें बर्फ के पहाड़ नजर आ रहे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। दूर से देखने पर बर्फ ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर सफ़ेद रंग का पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बचे रह गया हो तो वहाँ पर धूप से बह गया हो। यदि कहीं से पाउडर बच गया हो, वहाँ पे कोई जगह नजर आ रही है, तो ऐसा लग रहा था कि वह धूप से बह गया हो। जितेंद्र ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ है, ये इस समय ही बर्फ गिरी हुई है। रात में गिरी है यह बर्फ। थोड़े और आगे बढ़ने पर हम पूरी तरह से बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। साबुन से जाट की तरह सब ओर गिरी हुई बर्फ नजर आ रही थी। जीप के खिड़की से मुंडी मुंडी कहते हैं सिर को, लेखिका अपने बारे में बता रही है कि जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी चांदी से चमकते पहाड़। लेखिका कह रही है, जब मैं अपनी जीप की खिड़की से अपने सिर को बाहर निकाल कर देख रही थी तो मुझे वहाँ पर बर्फ से ढके हुए पहाड़ इस प्रकार नजर आ रहे थे, जब उन पर सूरज की किरणें पड़ी थी जैसे वह चांदी की तरह चमक रहे हों। एकाएक जितेंद्र ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोचे। राम रोचे मतलब कि यह एक नेपाली शब्द है। उसने कहा, इस नेपाली शब्द को सुनते ही जितेंद्र खुशी से झूम जाता है। जितेंद्र को मेरे मुंह से ये नेपाली शब्द सुनना बहुत अच्छा लगता है और वह बहुत प्रसन्न होता है और वह उत्साहित होकर खुशी से झूम उठता है, मतलब नाचने लगता है। थोड़ी ही देर बाद हम बर्फ मोतियों की तरह गिरनी आरंभ हो जाती हैं। जितेंद्र उस प्राकृतिक सुंदरता को देखकर मुग्ध होकर नेपाली भाषा में गाना गाने लगता है और नाचने लगता है। आगे लेखिका बता रही हैं कि हम सभी सैलानी, जितने तीर्थ यात्री मेरे साथ गए थे, हम सभी मिलकर गाड़ी से उतरकर बर्फ में उछल कूदने और खेलने लगते हैं तथा बर्फ से ढकी प्राकृतिक की सुंदरता को अपने कैमरे में कैद करने लगते हैं। अपने कैमरे से उस स्थानों के हम फोटो खींचने लगते हैं। लेखिका के पास बर्फ पर पहनने वाले जूते नहीं थे। लेखिका कहती हैं, मेरा मन था कि मैं इस बर्फ में कूद पड़ूं और जाकर खेलूं, परंतु मेरे पास बर्फ में पहनने वाले जूते नहीं थे क्योंकि वहाँ पे बहुत अधिक बर्फ पड़ी थी और एक एक घुटने तक का बर्फ थी और ना ही उस स्थान पर कोई टूरिस्ट स्पॉट था। मतलब कि यह टूरिस्ट स्पॉट अभी तक नहीं भरा है, भ्रमण स्थल, और यहाँ पर कोई दुकान नहीं थी। टूरिस्ट स्पॉट ना बनने के कारण यह अभी तक का यहाँ पर कोई दुकान भी नहीं थी। इस कारण यह झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान यहाँ पर नजर नहीं आ रही थी। उसके पैर ठन
से झंझनाने लगे। लेखिका कह रही है इतनी ठंड थी कि मेरे पैर ठंड से कांपने लगे, सुन्न पड़ने लगे, लेकिन उनका मन खुशी और आनंद से झूम रहा था। लेखिका कह रही है मेरे पैरों में बहुत ठंड लग रही थी, परंतु मेरा मन खुशी से आनंद से झूम रहा था, क्योंकि मेरा एक ही इच्छा थी मेरे मन में कि मैं यदि सिक्किम जाऊं और वहां पे मुझे बर्फ देखने को मिलेगी तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन उन प्राकृतिक दृश्यों को अपने मन और मस्तिष्क में समेटने का प्रयास कर रही थी। लेखिका कह रही हैं उस समय वहां के दृश्य इतने सुंदर थे और इतने अच्छे थे कि उन्हें मैं अपने मन और मस्तिष्क में सजाने का प्रयास कर रही थी कि मेरे मन और मस्तिष्क में केवल वो ही दृश्य इस समय घूम रहे थे, जिससे महानगरी जीवन में भी एक प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकूं। लेखिका कह रही है जब मैं यहाँ से वापस अपने शहरों में जाऊं तो अपने मन में सजाए हुए इन प्राकृतिक दृश्यों के बारे में बार बार सोच करके उनके सौंदर्य का आनंद ले सकूं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि इसी शांति और खूबसूरत वातावरण की वजह से ही उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि यहाँ का वातावरण इतना शांत, सुख और शांति प्रदान है कि इसी वातावरण की वजह से ही ऋषि मुनियों और तपस्वियों ने इसे अपनी साधना और तपोभूमि बनाया होगा। इसीलिए सब ऋषि मुनि जितने बड़े बड़े महात्मा साधु थे सभी इस स्थान पर आए थे और उन्होंने अपने तपोभूमि ऐसे ही पहाड़ी स्थानों को बनाया था। इस स्थल पर बैठकर संपूर्ण संसार को सुखी व प्रसन्न करते हैं। इसी स्थान पर बैठकर वह क्या करते हैं, पूरे संसार को सुखी और प्रसन्न करते थे। यही दुष्ट एवं निष्ठुर व्यक्ति भी इस अनुपम सुंदर को देख ले। लेखिका कह रही है कि यदि कोई दुष्ट पाप करने वाला और निष्ठुर बहुत कठोर व्यक्ति भी है, इस अनुपम इस सुंदरता को देखकर करुणा के अवतार भगवान बुद्ध बन जाएगा। उसका मन भी भगवान बुद्ध की तरह, क्योंकि भगवान बुद्ध करुणा के अवतार थे और उन्होंने बहुत तपस्या की थी, उनकी तरह बन जाएगा। यहाँ पे लेखिका ने उससे भगवान बुद्ध से उसकी तुलना की है। उसने अपनी सहेली मणि से कवि मिल्टन की कविता के विषय में भी पूछा। उसने अपनी सहेली से पूछा, मणि से, क्या तुमने कवि मिल्टन की कविता पढ़ी है? लेखिका कहती है वो अपनी सहेली मणि से पूछती है क्या उसने मिल्टन की कविता पढ़ी है। लेखिका मणि एक दार्शनिक की भांति हिमालय को जल स्तंभ बनाने लगी थी। वह हिमालय को एक जल स्तंभ की तरह पानी के संचार की तरह बनाने लगी थी। उसने बताया कि प्रकृति कितने सुंदर ढंग से जल इकट्ठा करती है। हमारी प्राकृतिक है वो कितने सुंदर ढंग से जल इकट्ठा करती है। वो क्या कहती है, वो जाड़ों में बर्फ पड़ती है और ये बर्फ के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ और विशाल पत्थर की तरह, बड़े बड़े कठोर पत्थरों की तरह शिलाखंड बन जाते हैं। तब गर्मी से व्याकुल लोगों की प्यास बुझाकर शीतलता प्रदान करती है। और गर्मी में जब इन जल खंडों पर धूप पड़ती है तो वह पानी की धारा के रूप में वह नदियों की और पर्वत शिखरों को प्रणाम करती है और पानी की धारा के रूप में बहकर नदियों में आ जाते हैं और मनुष्य और सारे प्राणियों की प्यास को बुझाते हैं। वह इन नदियों और पर्वत शिखरों को प्रणाम करती है। लेखिका भी अपने मन ही मन में यह सोच रही है कि उसे पत्थर तोड़ने वाली पहाड़ी औरतों का ध्यान आ गया और वह उदास और दुखी होने लगी। इसी समय जब लेखिका बहुत मग्न मुद्दे थी और इन प्राकृतिक वातावरण को निहार रही थी तो उसके मन में एकदम से फिर वही पहाड़ में पत्थर तोड़ती हुई औरतें आ जाती हैं जो कठिन मेहनत कर रही हैं और लेखिका फिर एक बार क्या हो जाती है, उदास हो जाती है। क्या है, प्राकृतिक ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार दी है? इस पहले से ये क्वेश्चन निकलता है प्रश्न, मैं आपको इसका उत्तर बता रही हूँ। प्राकृतिक द्वारा जल संचय की व्यवस्था हिम शिखरों के रूप में अद्भुत ढंग से की गई है। प्रकृति सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए ताही मचती है, तो यह बर्फ शिलाएं पिघल कर जल धाराएं बन हमारे सूखे कंठों मतलब गढ़ों को तरावट पहुंचाती हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। इस प्रकार प्रकृति के द्वारा जल संचय की व्यवस्था है कि पहाड़ों पर जाड़ों पर बर्फ के पहाड़ बन जाते हैं। पहाड़ों पर क्या होता है कि जाड़ों में बर्फ के पहाड़ बन जाते हैं और यही हिम शिखर
पिघल कर नदियों के द्वारा लोगों की कृषि के लिए, लोगों के लिए और धरती की प्यास को बुझाते हैं। आज मैंने आपको यहाँ तक का पढ़ाया है, कल मैं इसके आगे का आपको पढ़ाऊंगी।